कि देवीलाल के परिवार के पास, इनके दादा के पास उस जमाने में 687 एकड़ जमीन थी जब उनकी उम्र मात्र 15 साल थी जी। तो आप देखिए 1928 के अंदर वो जो साइमन कमीशन का जो आंदोलन चला था लाहौर के अंदर जी, तो चौटाला से जाकर वो उस कमीशन में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पहली बार उस आंदोलन 15 साल का लड़का। हाँ, लड़का। बंशीलाल जी का कैसा स्वभाव था, देखिए बंशीलाल जी एक उनकी मैरिट और डीमेरिट कई तरह की थी, उनमें तानाशाही प्रवृत्ति भी थी, ये तो आपने देखा है। जी जी। और वो 74 के अंदर जो शुरू हुई थी तानाशाही प्रवृत्ति, वो 77 के अंदर खुलकर भी सामने आ गई। जी जी। और उसका उदाहरण चौधरी देवीलाल है कि उपचुनाव के अंदर चौधरी देवीलाल की जीपों को तेल भी नहीं मिलता था। एक सिपाही रहता था मुख्यमंत्री गेट पे, और जो गेट के पास एक कोठड़ी थी, उस कोठड़ी के अंदर जो मुख्यमंत्री को 2 पीएसओ रहते थे मुख्यमंत्री के पास। जी जी। एक छुट्टी पर रह ले, एक वैसे 2 सिपाही मुख्यमंत्री के पास रहते थे, और एक टेलीफोन अटेंडेंट बैठता था कोठड़ी के अंदर। कोई भी चला जाओ मुख्यमंत्री निवास में, कोई भी चले जाते थे। और देवीलाल जी ने तो बिल्कुल ही फ्री कर दिया था, क्योंकि देवीलाल जी तो बिल्कुल किसान, कोई जाओ किसान टाइप के आदमी थे। और जो ग्रामीण, जो जैसे गांव का सरपंच होता है ना, कि भाई गांव के सरपंच के घर में कोई आओ कोई जाओ, वो स्थिति देवीलाल जी की मुख्यमंत्री की थी। तो उसी समय उनको तय कर लिया था कि भाई इसको यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं रहने। तो इन 2 घटनाओं के कारण चौधरी देवीलाल से जनता पार्टी के प्रधानमंत्री खफा हो गया। जी जी। और उन्होंने भजनलाल जी को हवा दे दी। 91 के अंदर चौधरी देवीलाल जी विधायक का चुनाव भी हार गए घिराय से, और रोहतक से हार गए एमपी का चुनाव जी। तो चौधरी देवीलाल की चुनावी राजनीति का वहां अंत हो गया। देवीलाल जी का पूरे देश की राजनीति पे सिक्का चलता था। जी जी। और उन्होंने भाई शपथ दिलवा दी। तो उससे चलते जनता दल के अंदर उस समय जो हरियाणा का विधायक दल लोक दल से जनता दल बन गया था, 2 गुट बन गए थे। एक गुट का नेतृत्व ओम प्रकाश चौटाला करते थे, और एक गुट का नेतृत्व ये रणजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह नारनौद, पूनिया वगैरह करते थे। चौटाला ने सार्वजनिक रूप से अपने आचरण से अजय चौटाला को अपना वारिस घोषित कर दिया। 2013 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला को और अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। जी जी। तब ये जो अपना था, ये जो 2010 के अंदर पहली बार एंट्री बाय इलेक्शन के द्वारा इलाहाबाद से अभय चौटाला की राजनीति में हुई। और 2018 के अंदर गुहाना के अंदर जिनकी रैली हुई थी, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जी पैरोल से आए हुए थे, वहां नारे लग गए कि भाई आया सीएम दुष्यंत का। तो चौटाला जी उससे बड़े खफा हो गए और इनको निकाल दिया पार्टी से। जनता की क्योंकि जो अब अजय चौटाला को जो 10 विधायक मिले थे वो बीजेपी के खिलाफ मिले थे। जी जी। क्योंकि जो इनका वोटर है वो किसान है। जी जी। तो ये जन भावना के विपरीत बीजेपी में चले गए। जी जी। तो जन भावना के विपरीत चले गए तो परसेप्शन फिर उनके खिलाफ हो गया। जो भाजपा कभी इनकी पिछलग्गू होकर राजनीति करती थी, अब हालात ये हो गए हैं कि ये भाजपा की पिछलग्गू बनकर राजनीति करते हैं। राजनीतिक विरासत और हरियाणा। दोस्तों, आप जानते हैं एनजेपी हरियाणा पर यह सीरीज हमने चलाई हुई है। अब तक इस सीरीज की 6 कड़ी आप देख चुके हैं। अलग अलग राजनेताओं की विरासत को लेकर के हमने बात की है, और बात की है वेद प्रकाश विद्रोही से। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। आज एक बार फिर वेद प्रकाश विद्रोही जाने माने राजनीतिक समीक्षक हैं, लेकिन कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में अब भी है, इसलिए हमने इनको पूरी शपथ के साथ अपने साथ बिठाया कि आप कांग्रेस की तरफ झुककर बात नहीं करेंगे, निष्पक्ष समीक्षा करेंगे, और जो भी नेता हमारी इस सीरीज का पात्र है, मुख्य पात्र है, उसके परिवार के बारे में, उसकी राजनीतिक विरासत के बारे में निष्पक्षता से हमारे दर्शकों के सामने अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। विद्रोही जी इस बात की शपथ लेकर के बैठे हैं कि जब तक ये सीरीज चलेगी, मैं कांग्रेस के नेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक राजनीतिक समीक्षक की हैसियत से बात करूंगा। और उसी कड़ी में 7वीं किस्त के रूप में हम बात करेंगे चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत की। और मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद। मेरा सादर अभिवादन स्वीकार करें। अब बात शुरू करते हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। विद्रोही जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो आज चौधरी देवीलाल पर बात करनी है जी। पूरी तैयारी के साथ होंगे आप जी। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत
आपको कंक्लूजन आज जो मुझे देना है, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का असली वारिस आज कौन है, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत आज कहाँ पर खड़ी हुई है, किस किस धारा में बटी हुई है, और चौधरी देवीलाल ने इस विरासत की पूंजी को कैसे तैयार किया था, इन सवालों पर आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले चौधरी देवीलाल की बात। देखिए, चौधरी देवीलाल जी अपने हरियाणा में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल लंबे समय तक हरियाणा की राजनीति को प्रभावित किया, अपितु पंजाब की राजनीति को प्रभावित किया। संयुक्त पंजाब। दूसरे शब्दों में अगर आप कहो तो चौधरी देवीलाल जी ने भारत की आजादी के बाद से लेकर और उनकी विरासत ने 2014 तक, 20 तक, 24 तक भी कह सकते हो आप, हरियाणा की और पंजाब की राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित किया, अप्रत्यक्ष, और हरियाणा के बंटवारे के बाद भी पंजाब की राजनीति को भी प्रभावित किया, क्योंकि देवीलाल और बादल की जो दोस्ती थी, उन दोस्ती में लिए गए स्टैंड, पानी के मुद्दे पर किए गए आंदोलन, वो लगातार जानबूझकर सुनियोजित ढंग से ऐसे होते थे कि बादल देवीलाल को लाभ कैसे मिले ये करते थे। नूरा कुश्ती नूरा कुश्ती, और देवीलाल जी और देवीलाल की नूरा कुश्ती, और देवीलाल जी या देवीलाल का परिवार बादल परिवार को कैसे लाभ हो, तो इसलिए दोनों प्रभावित, लगातार इतना लंबा राजनीति को प्रभावित, 75 साल 80 साल तक प्रभावित करना, लोग समझते नहीं थे। सब समझते हैं, पर फिर उनका एक और था। तो 75-80 साल तक जिस व्यक्ति ने हरियाणा की राजनीति को प्रभावित किया और आगे भी कुछ प्रभावित करेंगे, जिस व्यक्ति की राजनीति की कह रहा हूँ, और उसकी राजनीति आगे भी प्रभावित कुछ करेगी, तो ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूँ हरियाणा का सबसे बड़ा विशाल राजनीति का वटवृक्ष है, मतलब राजनीति के वटवृक्ष है। और देवीलाल जी ने कोई राजनीति कोई परिवार से नहीं कमाई, इस व्यक्ति ने अपने संघर्ष और अपने बल पर कमाई। हाँ, ये ठीक है, उसके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी थी। परिस्थितियां किस लिए अच्छी थी कि देवीलाल के परिवार के पास, इनके दादा के पास उस जमाने में 687 एकड़ जमीन थी। देवीलाल के दादा के पास 687 एकड़, बहुत बड़ी। तो 687 एकड़ जमीन होना, इसका मतलब है आर्थिक रूप से संपन्न, व्यापक, उस एरिया में प्रभाव, बड़े जागीरदार। और ये इनका परिवार, इनका जो दादा था वो माइग्रेंट होकर आए थे बीकानेर से, राजस्थान बीकानेर से, और इन्होंने तेजाखेड़ा के अंदर आकर ये माइग्रेंट होकर आए, सिरसा जिले में। और 1919 में ये लोग, जब देवीलाल जी 6 साल के थे, तब ये चौटाला गांव के परमानेंट वासी बन गए। पास ही हैं, तेजाखेड़ा से स्थायी निवास इनका चौटाला बन गया। तो वो तेजाखेड़ा फार्म भी है, जमीन है, पर निवास स्थायी रूप से चौटाला गांव 1919 में बना है। तो अपने गांव के नाम से फिर बाद में इनके बेटे की पहचान बन गई, ओम प्रकाश चौटाला। देवीलाल जी कागजों में 1914 इनकी उम्र बताते हैं, पैदाइश, परंतु देवीलाल जी बताते थे मैं 25 सितंबर 1913 को पैदा हुआ। तो आप सोचिए, इसलिए उनका जन्मदिन 25 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो पुराने जमाने के अंदर कागजों में कुछ होता था, एक्चुअल कुछ होता था। तो 13 में हुए, 14 में हुए, ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि चौधरी देवीलाल जी जब स्कूल में पढ़ते थे, अब कोई कहते हैं वो 5वीं तक पढ़े, कोई कहते हैं 8वीं तक पढ़े, पर हम पढ़ाई पर भी मैं नहीं जा रहा, पर जब वो स्कूल में पढ़ते थे, जब उनकी उम्र मात्र 15 साल थी, तो आप देखिए 1928 के अंदर वो जो साइमन कमीशन का जो आंदोलन चला था लाहौर के अंदर, तो चौटाला से जाकर वो उस कमीशन में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पहली बार उस आंदोलन, 15 साल का लड़का, लड़का देवीलाल उस आंदोलन में गया, पकड़ा गया, उनको जेल में भी रखा गया, क्योंकि नाबालिग थे, इसलिए पहले वो बोस्टन जेल होती थी, नाबालिग जेल, जुवेनाइल जिसे बोलते हैं, बचपन से। हाँ, आप अंदाजा लगाइए, संघर्ष के कीटाणु एक, और उस जमाने में एक जागीरदार के बेटे गए, क्यों उस जमाने के जो जागीरदार थे वो तो अंग्रेजी हुकूमत के साथ रहते थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा जीवित व्यक्ति था।
जिसने अपने दम पर अपनी विरासत खड़ी की, जी और वो भी 15 साल की। और मैं बता इसलिए रहा हूं कि 15 साल की एज। जी 1930 के अंदर जो आंदोलन, कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर ये शामिल हुए और ये जेल में उस समय भी गए। जी। और देवीलाल जी उस काफी समय 1930 में गिरफ्तार हुए। कांग्रेस से जुड़ा हुआ इनका कब हुआ? हाँ, कांग्रेस में ही हो गया था ना वो। जी। 28 में लाल लाजपत राय कांग्रेस में ही जी थे। जी जी तो कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे। जी गांधी से नेताजी लाल लाजपत राय से, भगत सिंह से प्रभावित थे। जी जी तो ये लोग उसी समय कांग्रेस में आ गए थे जी। और 1928 और 1930 में ये गिरफ्तार भी हो गए थे, जी बिल्कुल यंग एज के अंदर। जी जी 16 साल का बच्चा गिरफ्तार होता है और ये जेल में रहे थे उस जमाने के अंदर, लाहौर के अंदर। जी और एक जेल और थी, उसके अंदर रहे थे। और उसके बाद ये लगातार राजनीति में सक्रिय हुए। जी 1938 में इनका भाई साहिब राम, जी जी उनको कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, क्योंकि इनकी तो इतनी उम्र थी नहीं। इनका भाई लड़ा, साहिब राम जी, वो एमएलए बने कांग्रेस के। वो ये हम सुनते हैं कि चौधरी देवीलाल की उम्र नहीं थी, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे साहिब राम को चुनाव अब लड़ा। ये तो पता नहीं, वो अच्छा। वैसे तो उनकी उम्र कागजों में 24 साल होगी, या उस समय शायद कितनी एज थी मुझे मालूम 25 साल नहीं। का जो हाँ, 24-25 साल की एज थी उनकी। जी जी। और नहीं, चुनाव लड़ने योग्य उम्र नहीं थी, ये तथ्य है ना। होंगे, मैं स्वीकार करता इसलिए। हूं जी जी। कि चलिए, मतलब पहला चुनाव इनके परिवार में साहिब राम ने लड़ा आजादी से पहले। और उसका कांग्रेस की टिकट पर वो विधायक बने, और उसका सारा श्रेय जाता है तो देवीलाल जी। तो आजादी से पहले कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। हाँ, 38 में लड़ा था ना, 38 उससे पहले नहीं लड़ती थी। जी जी। कांग्रेस ने पहला चुनाव लड़ा था वो जी 37-38 में जो चुनाव हुए उसमें पार्टिसिपेशन किया था। उससे पहले कांग्रेस ने कभी चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं किया। जी जी। तो ये एमएलए बने इनके भाई, और उसके बाद साहिब राम जी 1947 में फिर एमएलए बने। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर देश आजाद हो गया तो देवीलाल जी ने 1952 के अंदर पहला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा, पंजाब के अंदर जी। और देवीलाल जी उस समय कांग्रेस के विधायक बने 1952 के अंदर जी। और उसके बाद फिर ये 1957 में बने। चलिए, हम तो विरासत पे आएंगे, ये तो इनका इतिहास है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अच्छा। हाँ, कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष बने। अच्छा। और उसी जमाने में फिर इनके कांग्रेस से विद्रोह भी हुआ जी। 62 का चुनाव इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, दूसरी दल से जीते। हाँ, जीते और 62 से 67 तक ये विधायक रहे, डिप्टी लीडर रहे। अच्छा अच्छा। और हरियाणा, उस समय जो हरियाणा निर्माण का जो आंदोलन चला था उसमें अगुवाई ली। जी। और उस जमाने में पंजाब जो हरियाणा के क्षेत्र से डिस्क्रिमिनेशन करता था, जी जी, जिस तरह अहीरवाल के साथ डिस्क्रिमिनेशन की आवाज हमारे जैसे छोटे लोगों ने भी उठाई, जैसे हरियाणा में दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव। हाँ, और उस समय पंजाब में दक्षिण जो हिस्सा था, दक्षिणी पंजाब, जो हमने भी कांग्रेस में रहते विरोध किया था, वैसे देवीलाल जी ने कांग्रेस में रहते ही विरोध किया था। और उसी की बदौलत वो 62 के अंदर अलग भी चुनाव लड़े। तो देवीलाल वो जीवित व्यक्ति थे और हरियाणा के निर्माण में भी इनका योगदान रहा। जी जी। हरियाणा बनने के बाद ये चुनाव नहीं लड़े। 1967 में पहली बार इनका लड़का जी जी और ये प्रताप सिंह चुनाव लड़े, जब राव वीरेंद्र सिंह जी थे। जी जी। कांग्रेस से चुनाव लड़े थे प्रताप सिंह। ठीक है, वो इतिहास है। उसके बाद देवीलाल जी ने फिर नहीं लड़ा, तो इनका लड़का जो ओम प्रकाश था चौटाला, उसने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। पर 1970 के अंदर फिर उपचुनाव के अंदर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के विधायक भी बने। तो मतलब देवीलाल ने बीच में चुनाव नहीं लड़े? अच्छा, ठीक है। उसके बाद 71 में देवीलाल जी ने फिर चुनाव लड़े, 2 जगह से लड़े। 72 में हुए थे, 2 जगह से लड़े थे, तो बंसीलाल जी के खिलाफ और भजनलाल जी के खिलाफ। ठीक है। बंसीलाल जी के खिलाफ तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, और के खिलाफ भी 11-12 हजार वोटों से हार गए थे। दोनों चुनाव हार गए थे, मतलब लड़े तगड़ों के साथ, ठाठों के साथ लड़े और दो और हार गए। तो उस समय निराश होकर एक तरह से देवीलाल जी अपने तेजाखेड़ा फार्म में चले गए थे। ठीक है। और ये 2-3 साल सक्रिय नहीं रहे। अच्छा। फिर वो रोड़ी के अंदर उपचुनाव हुआ जी 1974 के अंदर जी। तो 1974 के उस चुनाव में देवीलाल जी जनता के आग्रह पर फिर लड़े
बाई इलेक्शन में, ठीक है। और उस बाई इलेक्शन में जीते। और आप आश्चर्य करेंगे, कहा जाता है कि उस जमाने में इनकी जो जीपें होती थी, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे, इनको तेल तक नहीं देते थे। अच्छा। मतलब कितना उपचुनाव था, आप जानते हैं उपचुनावों के अंदर तो जैसा दमन होता है। और बंसीलाल जी का कैसा स्वभाव था, देखिए बंसीलाल जी उनकी मेरिट और डिमेरिट कई तरह की थी, उनमें तानाशाही प्रवृत्ति भी थी, ये तो आपने देखा है। और वो 74 के अंदर जो शुरू हुई थी तानाशाही प्रवृत्ति, वो 77 के अंदर खुलकर भी सामने आ गई। और उसका उदाहरण चौधरी देवीलाल है कि उपचुनाव के अंदर चौधरी देवीलाल की जीपों को तेल भी नहीं मिलता था। ऐसे हालात थे। तो उन विपरीत परिस्थितियों में सरकार के खिलाफ 72 में कांग्रेस की लहर भी तगड़ी थी, मुख्यमंत्री ये विधायक बने, तो इनका नेतृत्व उभरा। फिर ये जेपी आंदोलन चल गया। जेपी आंदोलन के चलने के बाद ये प्रमुख नेताओं में तो आ ही गए थे। और प्रमुख नेताओं में बस 77 के अंदर जो चुनाव हुआ, तो 77 के अंदर ये मुख्यमंत्री बन गए। उसकी भी एक कहानी है, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। उसकी भी एक लंबी कहानी है कि ये चौधरी चरण सिंह के साथ थे, उन्हीं की पार्टी जो भालोद कहलाती थी उस जमाने में। तो चौधरी चरण सिंह चांदराम को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। अच्छा। हाँ, चौधरी चांदराम को। और चौधरी चांदराम केंद्र के अंदर राज्य मंत्री झाजरानी के बन गए थे मुरारजी भाई गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। तो चांदराम जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। अच्छा। तो सेकंड चॉइस उनकी चौधरी देवीलाल। बड़ी बात थी जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। नहीं बने, वो जाने क्यों नहीं बने। परंतु चौधरी चरण सिंह की जो फर्स्ट चॉइस थी वो ये थी कि वे चौधरी चांदराम मुख्यमंत्री बने। मतलब वो अनुसूचित जाति को वरीयता दे रहे थे। चौधरी चरण सिंह दे रहे, पिछड़े दलितों को, वो एक अम्ब्रेला टाइप की पॉलिटिक्स करते थे। जिसमें किसान, खेतीहर, दम की पाबड़ी बाद में जो है ना, मतलब दलित मजदूर किसान। चौधरी चरण सिंह गरीब तबके के, अब चाहे मुलायम सिंह यादव है, चाहे लालू प्रसाद यादव है, चाहे बीजू जनता दल है, इनको उभारने में, चाहे देवीलाल है, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हैं, इन सबको आगे लाने में, मुख्यमंत्री बनवाने में राम नरेश यादव हैं, इन सबको देवीलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। देवीलाल जी का न, सॉरी, चौधरी चरण सिंह का। चरण सिंह का। तो चौधरी चरण सिंह जी गरीब तबकों को, पिछड़े तबकों को, दलित तबकों को, शोषितों को। चलिए मूल विषय पर हम थोड़ा। तो देवीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा। ठीक है, दूसरी पसंद थे। हाँ, चरण सिंह की। देवीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद देवीलाल जी ने जो उस जमाने में सिक्योरिटी तो होती ही नहीं थी। और ये कह देना कि भाई उस जमाने में मुख्यमंत्री ना मिला करते थे, ये भी गलत बात होगी। उस जमाने के अंदर हमने तो खुद देखा है, जो मुख्यमंत्री निवास था वो भाई एक सिपाही रहता था। इजी अप्रोच थी, मतलब एक सिपाही रहता था मुख्यमंत्री गेट पे। और जो गेट के पास एक कोठड़ी थी, उस कोठड़ी के अंदर जो मुख्यमंत्री को 2 PSO रहते थे मुख्यमंत्री के पास। एक छुट्टी पर रह ले, एक वैसे 2 सिपाही मुख्यमंत्री के पास रहते थे। और एक टेलीफोन अटेंडेंट बैठता था कोठड़ी के अंदर। कोई भी चला जाओ मुख्यमंत्री निवास में, कोई भी चले जाते थे। और देवीलाल जी ने तो बिल्कुल ही फ्री कर दिया था, क्योंकि देवीलाल जी तो बिल्कुल किसान, कोई आओ कोई जाओ, किसान टाइप के आदमी थे। और जो ग्रामीण, जो जैसे गांव का सरपंच होता है ना, कि भाई गांव के सरपंच के घर में कोई आओ कोई जाओ, वो स्थिति देवीलाल जी की मुख्यमंत्री की थी। वो उनका स्वभाव बहुत सादा था, लोकप्रिय आदमी थे। परंतु सेंटर के अंदर तनाव चल रहा था चौधरी चरण सिंह में और इसमें मुरारजी भाई देसाई में। 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, चौधरी चरण सिंह भी थे, बाबू जगजीवन राम भी थे। पर और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, ये खुली उनकी चाह थी, कोई किसी को छुपी हुई बात तो थी नहीं। तो उस स्थिति के अंदर उन्होंने 1978 के अंदर भी एक बहुत बड़ी, 77 में हुई थी 23 दिसंबर को, और 23 दिसंबर 1978 को हुई थी। तो 23 दिसंबर 1977 को जो रैली हुई थी, उसमें हरियाणा का बड़ा योगदान था। देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे। यूपी बड़ी भारी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ वोट क्लब की रैलियां गिनी जाती थी। उस रैली के बाद मुरारजी भाई को लगा कि भाई ये तो दिल्ली को घेर लेंगे और बड़ा भारी इनका वर्चस्व है, तो वो चिंतित हो गए थे। तो 23 दिसंबर 1977 की रैली में हमने भाग लिया था, उसमें तो किसी ने रोका, हम तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। और आपको आश्चर्य होगा, हमने ग्राउंड नपवाया था। अच्छा। वो कोई उसको लाख कह रहा था, कोई 8 करोड़ कह रहा था, कोई पता नहीं करोड़ कह रहा था। तो हमने बाकायदे कानूगो होते थे बल्लभगढ़ के अंदर, आर्य समाजी, उनको बुलाकर बाकायदा मैंने, अग्निवेश जी ने
उस पूरे वोट क्लब को पूरा नपवाया। अच्छा, कितना लंबाई चौड़ाई तो है? जैसा हम देखिए, अब कोई हमारी बात से सहमत हो ना हो, अपना दृष्टिकोण है। जी, हमारे अनुमान के अनुसार वोट क्लब की पूरी क्षमता उस जमाने में जो शुरू होता था कृषि भवन के पास से, जो लास्ट का है वहां से लेकर और हरियाणा भवन तक का लास्ट जो इंडिया गेट के परली तरफ जो बना हुआ है, पूरा वोट क्लब 8 लाख की क्षमता थी हमारे अनुसार। जी जी, हमने नपवाया था। तो 1978 में फिर देवी सिंह नाम था उनका, नापने वाले का नाम भी बता देता हूँ, कानूगो देवी सिंह जी थे बल्लभगढ़ के। तो 1978 के अंदर जब रैली हुई तो उसमें बड़ा भारी तनाव हो गया था जी, और मुरारजी भाई की पूरी कोशिश थी कि भाई ये रैली असफल हो, और उन्होंने देवीलाल जी को अल्टीमेटम दे दिया था मुख्यमंत्रियों पे, तुम नहीं जाओगे। परंतु देवीलाल जी ने स्पष्ट रूप से, वो रैली चौधरी चरण सिंह की थी, लोकदल के वो किसान कामगार सम्मेलन के नाम से थी, किसान कामगार। और ओम प्रकाश चौटाला उस जमाने में हरियाणा किसान कामगार सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ठीक है, वो पार्टी बैनर की नहीं थी, किसान कामगार सम्मेलन की थी। ठीक है। तो उस रैली के अंदर भागीदारी की, उन्होंने कहा मैं पहले किसान हूं, बाद में मुख्यमंत्री। देवीलाल ने कहा पहले किसान, बाद में मुख्यमंत्री। तो उसी समय उनको तय कर लिया था कि भाई इसको यहां से मुख्यमंत्री नहीं रहने। और एक आग में घी का काम और हो गया था कि अयोध्या प्रसाद जी नारनौल के अंदर विधायक थे जनता पार्टी के। जी जी, उनकी रोड एक्सीडेंट में, वो मोटरसाइकिल पे चलते थे, सादे आदमी थे, समाजवादी थे, उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई जी। उनकी जगह बाबू नंदन शर्मा जी, जो भी समाजवादी बैकग्राउंड के थे, उस समय जो जॉर्ज फर्नांडिस का ग्रुप था समाजवादी, मधुदंड थे, तो उनको टिकट मिली जी। ओम प्रकाश चौटाला ने फूसाराम जी को, जो बहादुरगढ़ में इनके किसी मित्र के साझेदार या उनके साथ थे व्यापारी के पास, वहां से लाकर चौधरी फूसाराम जी को निर्दलीय लड़वा दिया। तो सरकार तो चौधरी फूसाराम के साथ, आज की मंजू चौधरी उनके ससुर है जी जी। तो वो बाबूराम अपने वो बाबूनंदन जी थे जी, वो 500 वोटों से हार गए। तो इससे पार्टी के अंदर भी विरोध था, सोशलिस्ट लॉबी में भी विरोध था। चौटाला ने अपना आदमी जिता लिया, और उधर वो चौधरी चरण सिंह की रैली में चले गए। तो इन दो घटनाओं के कारण चौधरी देवीलाल से जनता पार्टी के प्रधानमंत्री खफा हो गया जी जी। और उन्होंने भजनलाल जी को हवा दे दी, और भजनलाल जी को हवा देकर पार्टी के अंदर चौधरी देवीलाल के प्रति अविश्वास जतवाकर कहा भी हम ये अपना समर्थन खो चुके हैं विधायकों का पार्टी के अंदर जी जी। पार्टी के अंदर समर्थन कर वो विधायक दल की बैठक बुलाकर देवीलाल जी की जगह जून 79 के अंदर जी जी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया। देवीलाल की वहीं से जनता पार्टी की टूट भी शुरू हो गई जी जी, जो आगे चलकर आपका चित्र मालूम है जी जी। वो तो अलग विषय जी जी। फिर देवीलाल जी 82 के अंदर चुनाव हुआ, वो आपके सामने, उसमें ये लोग मुख्यमंत्री बहुमत होते हुए विधायकों का नहीं बन पाए जी जी। फिर उसके बाद इनके पास सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया, वो राजीव लोंगेवाल समझौता जी जी। अब राजीव लोंगेवाल समझौता हरियाणा के तो पक्ष में था जी जी, परंतु इन्होंने तो कांग्रेस के विरोध की राजनीति करनी थी, तो उसको हथियार बनाकर न्यायुग छेड़ दिया और 87 के अंदर उनको ऐतिहासिक जीत मिल गई, वो आपके सामने है। और फिर जनता दल का गठन हुआ जी जी, ये उप प्रधानमंत्री बने जी जी। उसके बाद चौटाला साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने जी जी। और उसके अंदर कैसे बंटवारा हुआ वो भी आपके चित्र मालूम है जी जी। और 91 के अंदर चौधरी देवीलाल जी विधायक का चुनाव भी हार गए घिराए से, और रोहतक से हार गए MP का चुनाव जी। तो चौधरी देवीलाल की चुनावी राजनीति का वहां अंत हो गया और 1998 के अंदर वो दोबारा राज्यसभा में पहुंचे। इन बिटवीन इनके परिवार में भी टसल हो गई थी 1990 से ही, जब 2 दिसंबर 89 को ओम प्रकाश चौटाला जी को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाया। कटु सत्य ये है, हम तो प्रत्यक्ष गवाह हैं, हरियाणा के अंदर निवास दिल्ली के अंदर शपथ हुई, ना तो कोई विधायक दल की बैठक हुई और ना कोई विधायक साथ थे ओम प्रकाश चौटाला के, शपथ हो गई। पर क्योंकि देवीलाल जी का पूरे देश की राजनीति पे सिक्का चलता था जी जी, और उन्होंने भाई शपथ दिलवा दी, तो उससे चलते
जनता दल के अंदर उस समय जो हरियाणा का विधायक दल लोक दल से जनता दल बन गया था, दो गुट बन गए थे। जी एक गुट का नेतृत्व ओम प्रकाश चौटाला करते थे जी और एक गुट का नेतृत्व ये रणजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह नारनौद, पूनिया वगैरह करते थे। जी तो वहीं से जनता दल का हरियाणा में और देवीलाल परिवार के अंदर टूट भी हुई। साथ में देवीलाल जी ने वहीं से अपनी विरासत जी कह दी कि मेरी विरासत ओम प्रकाश चौटाला को जाएगी। देवीलाल ने कह दिया सीधा, कह दिया जब उनको जब चीफ मिनिस्टर बना बना दिया के वो भी बिना विधायकों के। जी जी और किस तरह उस दौर के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई, हाँ, महम कांड वगैरह महम कांड हुए, तो वो इनके पतन का कारण भी हुआ। जी जी और उसके बाद इनका बंटवारा भी हो गया। तो पहले हम इस निष्कर्ष तक तो पहुंच ही सकते हैं कि चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक विरासत थी वो ओम प्रकाश चौटाला की मुट्ठी में आ गई। और चौधरी देवीलाल भी यही चाहते थे, यही देवीलाल जी चाहते थे, बिल्कुल चाहते। देवीलाल चाहते, देवीलाल बीच बीच में चाहते कि चौटाला ने छीन के लिए। मैं आपसे एक बात बताता हूँ जी। तो मैं दिल्ली से आ रहा था, तो देवीलाल जी रहते थे उस समय, वो राष्ट्रपति एस्टेट जो कहलाता है जी लोहिया 3 नंबर पर। जी जी तो रामनौर लोहिया के हाँ, पास। तो मेरी जीप में उस समय वो माइक लगे रहते। तो देवीलाल जी ने पुलिस से कहकर रुकवाई और मेरे को अपने साथ बैठाया, बोला चल तेरे को अपना ऑफिस दिखाता हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई विद्रोही तू सियाना छोरा है। वो मेरी बड़ी इज्जत करते थे कि ओम प्रकाश चौटाला को मैं आगे बढ़ाऊं या रणजीत चौटाला को बढ़ाऊं। तो मैंने कहा रणजीत चौटाला को बढ़ा। बोला ठीक है, बस इतना कह के वो बात खत्म होगी। परंतु उन्होंने नहीं माना, ओम प्रकाश चौटाला को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं आपको विरासत इसलिए कह रहा हूँ कि देवीलाल जी सबके विरोध के बावजूद, चलो वो बात आ गई, मतलब ओम प्रकाश चौटाला को राजनीतिक विरासत बनाई। और 96 के अंदर फिर वो समाजवादी जनता पार्टी से इनेलो बन गई। जी जी इनेलो बनने के बाद तो फिर राजनीति हरियाणा की पूर्णता ओम प्रकाश चौटाला के हाथ में आ गई। 96 में ये नहीं जीत पाए, पर 99 के अंदर इन्होंने बंसीलाल की सरकार को हटाकर जोड़ तोड़ से ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए। और 2000 के चुनाव के अंदर वो दोबारा 46-47 सीट पहली बार लोक दल ने अपने दम पे, वैसे इनका समझौता बीजेपी से था। हाँ, बीजेपी को तो हरा करके अपने दम पे इन्होंने सत्ता ली। पूर्णता हरियाणा के इनेलो पर कब्जा भी कर लिया। जी जी। तो हरियाणा की राजनीति पर उनका पूर्णता कब्जा हो गया। हालांकि उनके दोनों पुत्र थे, उन्होंने बीच मैं बताऊं कि प्रताप चौटाला भी, क्योंकि 67 में एमएलए बन चुके थे जी, उनको दोबारा टिकट नहीं मिली। तो 77 में भी नहीं दी देवीलाल ने, 82 में नहीं दी। वो इनके खिलाफ भी बगावत करी, कामयाब नहीं हुए। जी जी। और चौधरी रणजीत सिंह भी तभी विधायक बने जब लहर के अंदर 87 के अंदर बने थे जी। और भाई 90 के अंदर जब ओम प्रकाश चौटाला जी वो अलग अलग पार्टियों में जाते रहे। नहीं, वो मुख्यमंत्री बने तो राज्यसभा में गए, परंतु वो चुनाव लड़ते रहे पर जीते नहीं कभी। अब 2019 में जाकर रणजीत सिंह कामयाब हुए। तो जनता ने भी, मैं जो बात बताना चाहता हूँ कि इनके परिवार के अंदर खूब चुनाव लड़े, जिस तरह फेल हो गए, फेल हो गए और वो पूरी विरासत चौटाला के पास आ गई। अब जो दोनों बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला, जब तक ओम प्रकाश चौटाला की मुट्ठी में सत्ता रही, जो पहली पारी की बात करें हम, जब थंपिंग मेजोरिटी के साथ 47 कितने थे, मतलब अकेले दम पर बहुमत में आया इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा की सत्ता में, चौधरी बंसीलाल की पार्टी को गिरा करके हटा करके चुनाव हुए और ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में आ गए। उस दौर में इनकी बेटों की जो भूमिका, अजय चौटाला और अभय चौटाला, देखिए उस चौटाला ने सार्वजनिक रूप से अपने आचरण से अजय चौटाला को अपना वारिस घोषित कर दिया। अच्छा, अजय, ये तो विधायक वगैरह कुछ बने ही नहीं थे। ठीक है। अब अजय चौटाला 1989 में दातारामगढ़ से और 1993 में नौर से विधायक बने। जी जी। और फिर 1999 के अंदर वो बंसीलाल जी के लड़के को हरा कर जी एमपी बने। जी जी। तो एक किस्म से जिले की राजनीति जो थी जी, ये तो जिला परिषद के चेयरमैन बने थे 2005 में पहली बार अभय चौटाला। हाँ। वरना एक तरह से राजनीति उन्होंने अपने बेटे अब अजय चौटाला को वारिस अघोषित कर रखा था। अघोषित वारिस, अघोषित उसी की चलती थी, अघोषित वारिस था और अजय चौटाला उसी को मानता था। बाद में अभय बाद में परिस्थितियां क्या हुई, वो परिस्थितियां पूरी आप उस पे बताइए कि अभय चौटाला को वारिस कब बना दिया। वही परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि 2000 इनके खिलाफ इन बिटवीन जब मुख्यमंत्री थे जी जी, उसी समय इनका ही एक ऑफिसर था
जी, संजीव शर्मा, जी, जी, उसने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट कर 3206 अध्यापकों का केस कर दिया था। जी, और 3206 अध्यापकों का केस वो जब जनता दल का बीजेपी की गवर्नमेंट थी जी, जी, और ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, जी, उसी समय सीबीआई के आदेश दे दिए गए थे कि भाई इसकी जांच होगी 3206 की। जी, जी, अब वो जांच तो बाद में होती रही, जी, 2013 तक वो निष्कर्ष आकर वो केस चला, वो चार्जशीट हुई। 2013 के अंदर जी, ओम प्रकाश चौटाला को और अजय चौटाला को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। जी, जी, तो जब उनको सजा सुना दी गई, बिटवीन जब ओम प्रकाश चौटाला जी को जब सजा हो गई, ओम जी। प्रकाश चौटाला जी को जब उन्होंने 2 जगह वो विधायक पद छोड़ा उन्होंने, जी, जी, तब ये जो अपना था, ये जो 2010 के अंदर पहली बार एंट्री बाय इलेक्शन के द्वारा इलाहाबाद से अभय चौटाला की राजनीति में हुई। जी, और उनके जेल में जाने के बाद स्वाभाविक है कि वो जेल में चले गए दोनों बेटे, जी, ना बाबू बेटे। हाँ जी, हाँ जी। तब उसके बाद विरासत एक किस्म से अभय चौटाला, अभय चौटाला के पास आ गई। अब जेल के अंदर जाने से खेल क्या हुआ कि आपको पता होगा कि भाई भाजपा तो बड़ी चालू पार्टी है। जी, वो जी, जेल में चले गए, बाबू को बेचारे को निकालते नहीं थे, अभय जी। चौटाला को निकालते थे। जी, तो जेल के अंदर अपने अपने स्वार्थ हो गए, अभय को नहीं, अजय को। अजय चौटाला को अपने अपने स्वार्थ हो गए। और भाई जब ये आ गए, विपक्ष के नेता भी यही थे, जी, जी, कांग्रेस से ज्यादा इनकी सीट आई थी। कांग्रेस की 14 या 15 आई थी, इनकी आई 19। जी, जी, तो 2014 के चुनाव में अपोजिशन लीडर भी अभय चौटाला बन गए। जी, जी, उसके बाद इनके परिवार के अंदर ही झगड़ा हो गया कि जो युवा था दुष्यंत, वो बिल्कुल यंग था, 26 साल का, जी, वो विदेश से आकर आया और उसको एमपी बन गए थे हिसार से। जी, जी, तो क्योंकि अजय चौटाला को ही मानते थे नेता, जी, जी, परंतु परिस्थितियों से नेता बन गया अभय चौटाला। जी, तो वो भी नेतृत्व चाहते थे। जी, जी, बाप जेल में था, कुछ लोगों ने हवा दी, कुछ बीजेपी ने हवा दी। जी। और 2018 के अंदर गुहाना के अंदर जिनकी रैली हुई थी, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जी पैरोल से आए हुए थे, जी, जी, वहां नारे लग गए कि भाई जी। आया सीएम दुष्यंत का। तो चौटाला जी उससे बड़े खफा हो गए और इनको निकाल दिया पार्टी से, दुष्यंत को और दिग्विजय को, अजय चौटाला, इनको पूरे परिवार को निकाल दिया। जी, जी, तो वहां से एक किस्म से ओम प्रकाश चौटाला ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि मेरा वारिस जी, जी, ये है अभय चौटाला। और उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में आपको पता है जज अच्छा, यहाँ एक बात उठती है, जब ओम प्रकाश चौटाला ने नकार दिया, इनको पार्टी से भी निकाल दिया, अभय को अपना आशीर्वाद दे दिया, अभय चौटाला की तरफ चौटाला का झुकाव हो गया। जब हम विरासत की बात कर रहे हैं, इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है, पब्लिक ने दुष्यंत चौटाला को जो यही बात मैं बता रहा पूरे कर यही बता रहा था कि 2018 में फिर उन्होंने इनको सौंप दी और जजपा अपनी पार्टी बना ली। जी, जी। तो मैंने जो आपको पहले कहा था कि मानसिक रूप से जनता भी और पार्टी का कैडर भी, जी, जी, क्योंकि जो ग्रूमिंग हुई थी वो अजय चौटाला की हुई थी नेतृत्व की। जी, जी। और अभय चौटाला को तो एक परिस्थितियों वश नेता बनाया था। जी, जी। तो जो वर्कर था पार्टी का, जी, जी, और जनता थी, जी, जी, वो थी अजय चौटाला के साथ। अजय चौटाला के साथ अजय चौटाला और अभय चौटाला में एक फर्क था। अजय चौटाला एक सौम्य सभ्य टाइप का बड़ा मिलनसार व्यक्ति के रूप में छवि थी। अभय चौटाला की एक छवि खूंखार अक्खड़ की थी। तो जो वर्कर था वो स्वाभाविक दिलों के नजदीक, कहते हो भीतर से उतना अक्खड़ नहीं, वही वो मैं छवि की बात, परसेप्शन। राजनीति में कौन क्या होता है इसका महत्व नहीं होता, राजनीति में परसेप्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी, जी। परसेप्शन अजय चौटाला के साथ था और परसेप्शन अभय चौटाला के खिलाफ था। तो दुष्यंत कामयाब, उनके 10 एमएलए बन गए और इनके केवल एक ही रह गया। जी, जी। अब वहां भी आगे परसेप्शन फिर बदल गया। जी, जी। जनता की क्योंकि जो अब अजय चौटाला को जो 10 विधायक मिले थे वो बीजेपी के खिलाफ मिले थे। जी, जी। क्योंकि जो इनका वोटर है वो किसान है। जी, जी। तो ये जन भावना के विपरीत बीजेपी में चले गए। जी, जी। तो जन भावना के विपरीत चले गए तो परसेप्शन फिर उनके खिलाफ हो गया।
तो टर्निंग पॉइंट विरासत का ऐसे बदला जी, और जी। उसके अंदर क्या हुआ कि जो जनता थी जी, वो 2024 में इनको तो रिजेक्ट ही कर दिया जी। हालांकि बंटवारे को ये भी कुछ महत्व नहीं रख पाए, इनके भी 2 ही विधायक बने, 2 ही। खुद अभय चौटाला चुनाव हार गए। अभय चौटाला चुनाव हार गए, उनका एक बेटा अर्जुन चौटाला जीत गया और प्रताप का लड़का अजय आदित्य चौटाला जीत गया। 2 जीते, 2 जीत गए। देवीलाल के 2 पोते जीत गए और बेटा एक पड़पोते जीत गए। दुष्यंत दिग्विजय एंड कंपनी साफ हो गई, उनको बिल्कुल ही साफ कर दिया। मैं बीच में एक सवाल ले रहा हूँ कि अब जो 2 धाराएं खड़ी है, एक तरफ करण अर्जुन अभय चौटाला के बेटे हैं और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय ये अजय चौटाला के बेटे हैं और उधर अभय चौटाला के बेटे हैं और अभय चौटाला खुद भी सक्रिय है और इधर अजय चौटाला खुद भी सक्रिय है। 2 धाराओं में बटी हुई है अब चौधरी देवीलाल की विरासत। और चौधरी देवीलाल आप बता ही रहे हो, ओम प्रकाश चौटाला अंतिम रूप से अभय चौटाला को अपनी विरासत सौंप गए। अब जाएगी किधर, इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी? और ये विरासत संभाल पाएंगे हरियाणा में, वो दबदबा कायम कभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अब ये सवाल। अब देखिए चौधरी देवीलाल का जो वट वृक्ष था जी, जी, जो पूरी हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करता था जी, वो अब बोझड़ा बन गया। अच्छा, बोझड़ा बन गया। अब वो सक्रिय भी हैं, प्रभाव भी रखेंगे थोड़ा बहुत, जी, जी, पर आज की स्थिति में वो कोई बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले नहीं है। मतलब क्षेत्रीय दल जो हरियाणा में कभी क्षेत्रीय भी क्षेत्रीय हो गए, क्षेत्रीयों में भी क्षेत्रीय हो गए, क्षेत्रीय हो गए। अब ये है कि सवाल ये है कि इन दोनों में कौन कामयाब होगा जी। अब देखो, अब कहा नहीं जा सकता अभी तो, क्योंकि चुनावी 2 धाराओं में है, 2 धाराओं में है। चुनावी राजनीति में तो कामयाब हो गया अभय चौटाला, 2 ही सीट आई। हाँ 2 ही सीट, पर 2 तो 0 है, मैं दोनों की बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। भाई इनको 4% वोट मिली, जी, जी, उनको 1.87% वोट मिली, तो वोट की धारा में भी जी, और सीट की धारा में भी जो देवीलाल की विरासत चौटाला और इनेलो आगे चलेगा, ये आगे चलेंगे देवीलाल की विरासत में चुनावी राजनीति में। जी, जी। अब चुनावी राजनीति में आज तो एज है जी, जी, अभय चौटाला को, जी, जी। कल क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी आपसी ही लड़ाई होगी। उस आपसी लड़ाई में पॉकेट्स में है। जी, जी। अब पॉकेट्स में कौन जीत जाए कौन हार जाए, पर निकट भविष्य में ये नहीं लग रहा कि भाई ये लोग बहुत बड़ी ताकत बन पाएंगे। ये ताकत तभी बनेंगे जब कांग्रेस बीच में बातें उठती रहती, रणजीत चौटाला अलग पार्टी बनाएंगे, मैंने रणजीत चौटाला का तो बता दिया कि वो जब देवीलाल जी ने 90 के अंदर उनसे विरासत छीन ली, जी, जी। उसके बाद उन्होंने कितने चुनाव लड़े, वो कामयाबी नहीं हो पाए। पहला चुनाव वो 87 के अंदर जीते थे, जी, जी। और उसके बाद अब आप देख लो 19 के अंदर 32 साल बाद इतनी मेहनत करने के बाद वो जीत पाए हैं 19 में, और 24 के अंदर लोकसभा में हार गए, अपने दम पे जीता था ना 19 में, और लोकसभा तो बीजेपी का दम जीता था, और 2024 में फिर बुरी तरह हार गए अपने दम पर। तो उन पर तो विरासत रही नहीं ना। जो विरासत है देवीलाल की, जो थोड़ी मोड़ी विरासत बची है, उसके 2 ही दावेदार हैं बस, और कोई नहीं है। इस दोनों दावेदारों का फैसला भविष्य करेगा अभी एज जी, जी। इनेलो को है, पर भविष्य में क्या होगा कोई कहा नहीं जा सकता। इनकी विरासत इस बात पर निर्भर करेगी, बढ़ेगी या और कमजोर होगी। मैं अपनी बात एक लाइन कह देता हूं, इनकी विरासत इस बात पर निर्भर करती है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा होता है। जी, जी। अगर कांग्रेस से जो जाट वर्ग है जो इनका देवीलाल जी के साथ था, जी, जी। वो छिटकता है, तो वो स्वाभाविक रूप से छिटक कर जो इनकी तरफ जाएगा, और कांग्रेस से वो नहीं छिटकता और कांग्रेस में बना रहता है, तो इनके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की सफलता पर निर्भर करता है कि ये बढ़ेंगे या भाजपा कभी इनकी पिछलग्गू होकर राजनीति करती थी, अब हालात ये हो गए हैं कि ये भाजपा की पिछलग्गू बनकर राजनीति करते हैं। विद्रोही जी, एक काल्पनिक सवाल, काल्पनिक भी नहीं कह सकते, हम सीधा सीधा सवाल ही करते हैं। विद्रोही जी, अगर इनेलो और जजपा एक रहते, जजपा नहीं अस्तित्व में आती, तो तस्वीर क्या रह सकती थी? देखिए, जजपा और इनेलो में बंटवारा नहीं होता, जी, जी, तो निश्चित रूप से ये एक ताकत रहते,
हरियाणा में ताकत रहते और हो सकता है कांग्रेस को उभरने का मौका नहीं मिलता, जी जी जो अब मिला है 37 सीटों का, जी जी संभव है दोनों में बंटवारा हो जाता। जी जी परंतु इनके आपसी लड़ाई से जी जो इनका वोटर जो थोड़ा इनके साथ था जी जी वो इधर आ गया। दूसरा 2014 से 19 के बीच में जी जी जो इनका एक्शन था, जी ये बेशक कुछ भी कहें कि हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, परंतु जनता में परसेप्शन ये गया था कि ये भाजपा से मिलकर राजनीति कर रहे हैं। जी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। जी तो उस परसेप्शन की वजह से भी इनका डाउन तो होना था। जी जी ये आज भी भाजपा के साथ मिलकर अंदर खाने ही राजनीति करते हैं। आज भी हाँ, कहो कुछ भी, अंदर खाने उसी तरह की राजनीति करते हैं। सारा जोर इनका भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफत और कांग्रेस की खिलाफत में रहता है कि हमारा वोट बैंक किसी तरह वापिस आ जाए। तो दोनों ग्रुप जो है, हाँ, चाहे दुष्यंत का हो चाहे अभय चौटाला का वो हो, उसका कारण है बहुत बड़ा। उसका कारण है कि इनका केस अभी खत्म नहीं हुआ है। आय से अधिक मामले का जो केस है वो चल रहा है। जी जी वो जानबूझकर वो सारा केस तैयार पड़ा है, उसकी तारीख ही नहीं ली जाती। उस पर केवल बहस होनी है, 2-4 गवाह होने हैं और कोर्ट ने फैसला देना है। जी पर पिछले 10 सालों से उसमें कुछ नहीं कर रहे। और ओम प्रकाश चौटाला जी को तो आय से अधिक मामले में 4 साल की सजा मिल गई थी, परंतु ये बचा हुआ था। तो वो चाहे ना चाहे, जब ये कुछ इधर उधर की बात करेंगे जी जी तो इनको लपेट देंगे। तो ये कुछ तो भाजपा डरा के रख रही डरा है। के रखती है इनको। अब वो कितने दिन तक डरा के रखेगी इनको, ये कब तक डरेंगे ये जाने। निकट भविष्य में दोनों गुट अजय चौटाला और अभय चौटाला का गलबैया हो सकती है, विद्रोही जी का आकलन, और फिर हम समाप्त करेंगे। देखिए, राजनीति में असंभव कुछ होता नहीं है। जी जी असंभव चीजें होती नहीं है, और मिलन होना कोई परिवार है, कोई मुश्किल भी नजर नहीं आ रहा। परंतु तलखियां इतनी बढ़ चुकी हैं और नेतृत्व की भूख जी जी वो इतनी बढ़ चुकी है कि कोई एक गुट को नेतृत्व की सोच छोड़नी पड़ेगी। अब इसके लड़के अर्जुन चौटाला और जो करण चौटाला है, जी जी अभी तो राजनीति में पैदा नहीं हुए हैं। जी पैदा होने, मैं उसलिए पैदा होना कह रहा हूँ, कोई जी। विशेष नहीं है। हाँ, विशेष नहीं। पर अभी से वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उसी तरह दिग्विजय सिंह और चौटाला, दुष्यंत चौटाला, जी जी दुष्यंत चौटाला ने तो अपने बाप और दादा और चाचा के जिंदा रहते मुख्यमंत्री के नारे लगवा दिए। तो इनके अंदर जो सत्ता की भूख है, जी जी एक वो इतनी ज्यादा है दोनों बच्चों मतलब के एक अंदर। पार्टी बैकफुट पे आके दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करे, करना बड़ा तब कुछ मुश्किल है। बात लगता नहीं है। लगता है। और भाई, राजनीति में असंभव कुछ होता नहीं है, चलिए, पर लगता नहीं है। दोस्तों, चौधरी देवीलाल की विरासत का जो रोचक सफरनामा है वो आपने वेद प्रकाश विद्रोही की जुबानी सुना, और जो निष्कर्ष है वह ये है कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत 2 धाराओं में बटी हुई है। एक तरफ अजय चौटाला और उनके दोनों बेटे दुष्यंत और दिग्विजय हैं, और दूसरी ओर है इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय चौटाला और उनके दोनों बेटे करण और अर्जुन। दोनों का मिलाप मुश्किल है। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां ये बता रही है, वेद प्रकाश विद्रोही जी का आकलन ये है कि तलखियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपको अपनी राय जरूर देनी है, कमेंट बॉक्स में जाइए और वेद प्रकाश विद्रोही ने जो कुछ बताया उस पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।